नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन 11 मार्च 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो या जीके जीएस के प्रश्न हो, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी जो कि 2021 में एग्जामिनेशन 133 शिफ्टों में हुआ था, उस 133 शिफ्ट में से आज हम लोग 67वां शिफ्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो अभी तक उन 66 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, इस शिफ्ट के बारे में आप इतना जान लीजिए, ये शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी का जो 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था, सबसे हार्डेस्ट शिफ्टों में से एक है। सबसे हार्डेस्ट शिफ्टों में से एक है, इसलिए इस सेट को कंप्लीट देखिएगा। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐतिहासिक जीटी रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो इसे उत्तर पथ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, देखिए सीएडी का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है, तो उसका नाम है प्लॉटर। ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 2019 में, ये उस समय का करंट है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, कह रखा है कि इनमें से किस बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था? तो इसका उत्तर होगा देना बैंक जो है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय किया गया। ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये भी, देखिए ये उस समय का करंट है, इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो इसको क्विट कर रहे हैं। परमादेश रीट क्या होता है? तो देखिए, किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराने के लिए परमादेश रीट दायर किया जाता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा है। एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है। अब इस अर्धगोलाकार कटोरा में द्रव्य भरा हुआ, इस द्रव्य से है ना, इस अर्धगोलाकार कटोरा से कितना सिलेंडर छोटा बेलनाकार बोतल भरा जा सकता है जिसका रेडियस 3 और हाइट 4 है। तो इस तरीके का कितना बोतल की आवश्यकता पड़ेगी? इसका सारा पानी जो है ना, इस तरीके के कितना बोतलों में रखा जाएगा। अब देखिए अर्धगोले का जो आयतन होगा 2/3 पाई, आर यहाँ पर 12 है, तो 12 का क्यूब मतलब 12 गुना 12 बराबर बेलन का आयतन, लेकिन एक बेलन में नहीं भरा रहा है, एक बेलनाकार बोतल में नहीं भरा रहा, एन बेलनाकार बोतल में भरा रहा, और एक बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पर देखिए, आर इसका 3 है, मतलब 3 गुना 3, और एच आपका 4 है। तो यहाँ पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। ये 3 और ये 3, इस 12 को काटेगा 4 और 4 बार में। ये एक 4 से एक 4 क्या हो गया? कट गया। ये 3 इस 4 को काटेगा 4 बार में, तो यहाँ बचा 2 गुना 4 बराबर एन बोतलों की संख्या को बता रहा है, तो 4 चौक 16 दूनी 32, मतलब एन 32। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि पर किस दर से 5 वर्ष बाद उतना ही ब्याज होगा? तो डायरेक्टली हम लोग बनाते हैं, 6% की दर से 7 साल का जो ब्याज मिलेगा वो 5 वर्ष में 8% की दर से मिलेगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इधर हो गया 7×6 = 42, ये 5 आर का वैल्यू है, तो आर का वैल्यू निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, तो आर बराबर निकलेगा 42/5। ये इसको काटेगा 5×8 = 40, 8.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर 3। बाकी प्रोसेस से बनाना जाइएगा तो समय लगेगा। ये देखिए क्या है सर, ऊपर में 564 जो कि ए का क्यूब है, माइनस 246 मतलब बी का क्यूब है। नीचे देखिए ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना बी ए बी, और बी गुना बी बी स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मेट है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली क्या बचा, ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए की जगह पर क्या है सर 564, बी की जगह पर क्या है 246। तो 564 में 246 घटाएंगे तो 318, ऑप्शन नंबर 4। देखिए पूरा स्टेप आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कह रखा है इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई है, तो आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3। देखिए सुमंत ने वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा। तो मान लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य था सर 100 रुपया, उसमें 15% कम मतलब 85 में खरीदा। उसने जिस मूल्य पर इसे खरीदा उससे 35% का लाभ पर बेचा, मतलब 85 पे खरीदा, इस पे 35% का लाभ लिया, तो 85 का 135% पे उसे क्या किया, बेचा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 85 का 135% आपको निकालना है। तो यहाँ पे 85 का 135% हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो 5 17 और ये 5 से कटेगा 7, ठीक है, 17 पंचे 85 यहाँ पे कटा। तो अगर लगभग बात करेंगे तो 29.7, 85 प्लस 29.7 मतलब 114.7 निकल के आएगा। कुछ नहीं करना है सर, 85 गुना 135/100। ये 5 से कटेगा सर 17 बार में, ये 5 से कटा 20 बार में, ये 5 20, ये 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो 27 गुना 17/4 कीजिएगा तो निकल के आएगा 114.7। आप समझिए, मतलब अब कह रहा है ना, अगर इस पे कोई डिस्काउंट ना दिया जाता, मतलब वास्तविक मूल्य पर ही बेचा जाता, तब उसको कितने का लाभ होता। मतलब अगर वो 100 में खरीदता और 114.7 में बेचता, तब उसका प्रॉफिट होता 14.7% का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता घोषित किया गया था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है, तो पेप्टिक अल्सर जो है ना वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणु, ऑप्शन नंबर 3। देखिए एक बारंबारता बंटन में प्रेक्षणों की संख्या दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा माध्य, सिग्मा माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए ये x है ये f है, 2 कितने बार आया 5 बार, तो 5 गुना 2 10 प्लस 4 कितनी बार आया 3 बार, तो 4 तिया 12, 8 2 बार, तो 8 दूनी 16, 7 6 बार, तो 7 छक 42 और 5 4 बार मतलब 5 20। डिवाइडेड बाय टोटल डाटा कितना 5 3 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 42, ठीक है, 42 6 48 10 58 60 70 80, नहीं 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 8 दूनी 16, 7 छक 42, ठीक है, 42 20 62, 62 6 68 10 78 79 80 90 100, ऊपर में आएगा 100 सम डिवाइडेड बाय 20, तो 100 बाय 20 मतलब 5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में था, तो आप सभी को पता है कि जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था वह नील की जो जबरन खेती कराई जाती थी जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती थी, उसके विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो निजी क्षेत्र का एक संस्थान है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार इस क्वेश्चन को मान लीजिए, ऐसा नहीं भी मान सकते, अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु x के मूल्य में, सॉरी कर रखा है, किसी वस्तु x है, x के मूल्य में प्रति वर्ष 40 पैसा, अन्य वस्तु y के मूल्य में 25 पैसा। 2002 में x का मूल्य, हाँ 2002 में x का मूल्य दे रखा है 5 रुपया 20 पैसा और हर साल 40 पैसा बढ़ता है, हर साल 40 पैसा बढ़ता है, ये x का है। y का मूल्य कह रखा है 2002 में 6 रुपया 30 पैसा था 2002 में, और हर साल कितना बढ़ रहा 25 पैसा। तो इसको ऑप्शन से बनाना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कह रखा है तो किस वर्ष में वस्तु x का मूल्य वस्तु y के 40% अधिक होगा, सॉरी 40 पैसा अधिक। कह रखा है ना कि जो x का मूल्य होगा ना वो y के पैसे से 40 पैसा अधिक होगा कितने साल बाद।
देखिए एक्स जो है ना हर साल 0.4 रुपये पैसा की दर से बढ़ता है और वाई जो है ना हर साल 0.25 पैसा की दर से बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे। अगर हम सबसे लोएस्ट डाटा 2010 पे लेके चलते हैं तो मानिए एक साल में 0.4 रुपया बढ़ा तो 10 साल में कितना बढ़ेगा सर? सॉरी 2010 में, तो 2002 से 2010 जाने में कितना साल बढ़ा? 8 साल। एक साल में 0.4 पैसा या 4 रुपया, 0.4 रुपया, तो 8 साल में कितना? 8 साल में होगा 8 चौक 32 मतलब 3.2 रुपया। तो पहले 5.2 था, 3.2 रुपया बढ़ गया 8 साल में, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 2 2 4 5 3 8, 8.4 रुपया होगा 2010 में एक्स। वाई कितना होगा? तो देखिए 8 0.25 8 से गुना करेंगे तो 2 रुपया हो जाएगा, 6 रुपया 30 पैसा था, 8 साल में 2 रुपया बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 9 रुपया, नहीं 8 रुपया 30 पैसा। कितना हो जाएगा? 8 रुपया 30 पैसा, ये वाई है। तो देखिए 2010 में कितना बढ़ रहा है? 8 रुपया 30 पैसा से 8 रुपया 40 पैसा, मतलब कितना पड़ा? 0.10 पैसा, जबकि बोल रहा है 40 पैसा, तो ये तो ऑप्शन कट गया। 2011 में चलते हैं, तो फिर से अगर 2010 से 11 जाना है तो कितना जोड़ेंगे सर? फिर से हर साल 0.4, तो 8.4 में 0.4 जोड़ेंगे तो 8.8। यहाँ पर अगर हम 8.3 में 0.25 जोड़ेंगे तो 8.55। तो यहाँ पे कितना बढ़ा सर? 0.5 से 88 बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0.25 बढ़ा। जबकि बोल रहा है 40 पैसा, तो 2011 भी कैंसिल। 12 में जाएंगे तो फिर 0.4 बढ़ेगा, तो 8.8 में 0.4 जोड़ेंगे तो 9.2, ये x हो जाएगा। और y हर साल 0.25 बढ़ रहा है, तो 8.55 में 0.25 जोड़ेंगे, 5 5 10, 5 2 7 और 1 8, ठीक है, 8.8 रुपया, मतलब x रुपया, पहले x था 9.2, अब था 8.8। देखिए कितना बढ़ रहा है? 0.4, 0.40 मतलब 40 पैसा बढ़ रहा है, मतलब 2012 में ही 40 पैसा बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 4 मीटर 20 सेंटीमीटर 31 मीटर 50 14 70 की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो 4 मीटर 20 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 420, 31 मीटर 50 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में तो 3150, 14 मीटर 70 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1470। इसका एचसीएफ लेना है। अब देखिए इसका एचसीएफ लेने के लिए क्या करेंगे सर? अब यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो डिफरेंस होगा तो यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। 0 7 में से 2 गया, 5 14 में से 4 गया, 1050। 1050 का फैक्टर करने से अच्छा है कि हम लोग 420 का क्या कर ले? फैक्टर कर ले। तो 420 का फैक्टर ही, 420 का कोई फैक्टर ही यहाँ पर क्या होगा? उसका एचसीएफ होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर दो दो ऐसा फैक्टर मिले जो 420 होगा, तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा ना वही उसका क्या होगा? तो यहाँ पर अब देखिए 420 का एक फैक्टर है 210, 420 का 119 190 फैक्टर है नहीं, 170 है नहीं, 165 है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर इसको प्रोसेस से बनाना है तो तीनों का एचसीएफ निकालिए, आपको पता ही है लॉन्ग डिवीजन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में नोटबुक बांटने पर प्रत्येक बच्चा को कक्षा में बच्चों की संख्या 1/8 के बराबर नोटबुक मिला। यदि बच्चों की संख्या मौजूदा संख्या के आधा है तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलता है। तो नोटबुक की संख्या, तो मान लेते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट है? 8x। अब प्रत्येक बच्चा को कितना दिया जा रहा है? प्रत्येक बच्चा को तो देखिए क्या रखा है, टोटल बच्चा का 1/8, 8x बच्चा है तो उसका 1/8 मतलब x दिया प्रत्येक बच्चा को पुस्तक। तो टोटल कितना पुस्तक बांटा? तो टोटल बांटा, एक बच्चा को x दे रहा है, टोटल स्टूडेंट 8x है, ये स्टूडेंट की संख्या है, तो टोटल कितना पुस्तक बटा? 8x × x मतलब 8x²। अब क्या रखा है कि बच्चों की संख्या को आधा कर दे, मतलब पहले 8x था तो अब कितना कर दिए? 4x। अब कर रहे हैं ना प्रत्येक बच्चा को 16 पुस्तक दिए, प्रत्येक बच्चा को 16, तो 16 × 4 मतलब 64x। जबकि पुस्तक की संख्या दोनों केस में क्या होगा? सेम, मतलब 8x² का ही वैल्यू दे रखा है 64x। x का वैल्यू x से कट गया तो 8x बराबर 64, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आई, ये इसको 8 बार में काटेगा तो x का वैल्यू 8। पूछ रहा है टोटल कितना नोटबुक था, तो यहाँ पर 8x² है, तो 8 × x² मतलब 8 × 8। अब 8 × 8 × 8, 8 का क्यूब होता है जिसका वैल्यू 512। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोटल नोटबुक की संख्या। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं बवंडर क्वेश्चन है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ए अकेला है,
किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में करता है। वे दोनों 5 दिनों तक साथ काम किए, तो 20 और 15 का एलसीएम होता है सर 60। ए 20 दिन में 60 काम किया तो ए की एफिशिएंसी 3, बी 15 दिन में 60 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 4। अब समझिए सर, वे दोनों 5 दिन तक साथ काम किए और फिर कार्य छोड़ देते, उसके बाद शेष कार्य सी द्वारा किया जाता है और उन्हें टोटल कार्य के लिए 2400 का भुगतान किया जाता है। तो सी और ए की दैनिक मजदूरी, यहाँ पर एक वर्ड है दैनिक मजदूरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्ड ना होता ना, कहता सी और ए के बीच में मजदूरी का अंतर बताइए, तब कुछ और आंसर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ दैनिक मजदूरी बोला है ना। अब एक बात समझिए, यहाँ पर जो पैसा दिया जाएगा ना, वो एफिशिएंसी के अनुसार पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो पैसा दिया जाएगा एफिशिएंसी के अनुसार तो दिया ही जाएगा, साथ में वो कितना दिन काम किया, साथ में वो कितना दिन काम किया है उसके अनुसार पैसा देगा। अगर खाली एफिशिएंसी के अनुसार पैसा दिया जाने लगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दो ऐसा व्यक्ति है जो 5 दिन काम किया है और सी ऐसा व्यक्ति है जो मात्र 2 दिन काम किया, और एफिशिएंसी के अनुसार दिएगा तो ये ज़्यादा इसको मिल जाएगा, बाकी सबको कम मिलेगा। मतलब उसका मेहनताना दिन के अनुसार ना दे के एफिशिएंसी के अनुसार, जो क्या होगा क्वेश्चन को गलत कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है सर ए बी सी। अब यहाँ पर अच्छे से समझिए, ए जो है ना दोनों 5 दिन तक काम किया, ए बी और बी बी। ए एक दिन में 3 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम किया, तो देखिए 1 मिनट, ए जो है ना 5 दिन तक काम किया और एक दिन में 3 काम तो 5 दिन में 15 काम। बी जो है ना एक दिन में 4 काम तो 5 दिन में 20 काम, ये भी कर रहा है 5 दिन में। और सी कितना दिन में कर रहा है सर, 2 दिन में। तो 2 दिन में ये कितना काम कर रहा है, तो देखिए टोटल काम था 60 में से 20 30 5 35 काम ए और बी मिलके किया, तो बचा कितना काम, 25 काम। तो अब ये काम जो ए जो काम किया है ना वो 15 काम किया, बी किया 20 और सी किया 25। तो ये काम के अनुसार पहले पैसा कितना मिला, तो इसका रेशियो लेंगे तो 3:4:5। अब यहाँ पे 5 4 9 3 12 यूनिट, 12 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2400, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया सर, 200। 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 गुना 2 मतलब 600 रुपया। और 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 गुना 200 मतलब 1000 रुपया। लेकिन अभी यहाँ पे रुकना है, अभी यहाँ पर रुकना है। बोल रहा है सी और ए की दैनिक मजदूरी। अब समझिए सर, सी जो है ना 5 यूनिट काम करता है तो उसको 1000 रुपया मिलता है, लेकिन वो 1000 मिल रहा है उसको 2 दिन में। 2 दिन में कितना मिला, 1000। तो एक दिन में सी को कितना मिल रहा होगा, एक दिन में सी को मिला होगा 500 रुपया। एक दिन में सी को मिला होगा 500 रुपया। अब ए को जो है ना 5 दिन में 600 रुपया मिला, 5 दिन में 600 रुपया मिला, तो एक दिन में कितना मिला होगा, तो एक दिन में मिला होगा 120 रुपया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है दैनिक मजदूरी का अंतर। तो वन डे निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 1000 में से 600 घटा दीजिए 400। लेकिन ये अलग बात है कि यहाँ पे 400 ऑप्शन है ही नहीं। मान लीजिए 400 ऑप्शन रहता तो 100% बताते कि 99.99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मार के आते 400, ठीक है। तो यहाँ पे 500 में से 120 घटाइएगा तो 380 रुपया निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में ग्राउंड को इतना लिखा है। तो देखिए एफ के बाद आया जी, टी के बाद आया एस, नहीं एस के बाद आया टी, एफ के बाद आया जी। तो एस है ना, नहीं ऐसे नहीं होगा, आर, पी के बाद क्यू आर, जी के बाद नहीं, डी ई एफ जी एच आई, आई आर एस टी यू, 3, एस के लिए आ रहा है टी, ग्राउंड। अच्छा यहाँ जी है, यहाँ आई है, तो जी एच छोड़कर आई, यहाँ एस है, इसका लास्ट वाला, इसका पहला और इसका लास्ट में देखा, तो एस है तो टी छोड़कर यू, तो यहाँ पर एस है ना तो टी छोड़कर यू लास्ट में, मतलब जिसका पहला लेटर है ना वो लास्ट में जाएगा लेकिन एक छोड़कर जाएगा। देखिए यहाँ जी है तो यहाँ आई है, तो जी से आई गया एक छोड़कर, इसका पहला लेटर तो इसका आखिरी लेटर, इसका पहला से आखिरी जाना है तो एक छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ देखिए एस है, यहाँ यू है तो टी छोड़कर, तो यहाँ एस है तो आखिरी में जाएगा यू, आखिरी में यू, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा पूर्णांक n ज्ञात कीजिए जिसके लिए n/160 का मान, n/160 का मान 1/16 से तो कम होना चाहिए और 1/20 से अधिक होना चाहिए।
अब ये देखिए 160 को इधर भेजेंगे, दोनों तरफ जाएगा तो 160/20 ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 160/16। अलग अलग सॉल्व करना रहता लेकिन यही कर रहे। तो 160/20 होता 8, 8 का मान 8, 8 का मान से बड़ा है n और n का मान से बड़ा, ये इसको काटेगा 10 बार में 10। तो n का जो भी मान होगा वो 8 से 10 के बीच में होगा। तो 8 से 10 के बीच में एक ही ऑप्शन है, नो। भारत सरकार का कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का विभाग है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्रधानमंत्री पीएमओ के अंतर्गत आता है, मतलब प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए स्क्वायर रूट अंडर 16 का वैल्यू 4 होता है। 12 + 4 12 + 4 तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। फिर से 16 का स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 4 आएगा। 5 + 4 9 का स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 3 आएगा। 6 + 3 9 9 का स्क्वायर रूट 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये वृत्ताकार मेज वाला क्वेश्चन है। अब ये वृत्ताकार मेज वाला क्वेश्चन में आपको अभी 3 महीना के अंदर 100 बार ये क्वेश्चन कराया जा चुका हूँ। एएलपी का 15 शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुआ, वहां पर कम से कम 16 से 17 बार पूछा था। जेई में करा चुके हैं, टेक्नीशियन में करा चुके हैं, आरपीएफएसआई, कांस्टेबल, और अभी हाल फिलहाल में कल ही एएलपी सीबीटी 2 का पेपर समाप्त कराए। जितना भी शिफ्ट में था, हर शिफ्ट के रीजनिंग में 1 से 2 क्वेश्चन आपके इससे ही थे। तो आप लोग अगर जो नहीं देखे वो जाकर देखिएगा जरूर, ठीक है। उनको पता होगा, जो डेली इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, उनको पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। लिख के रख लीजिए, एनटीपीसी का भी फेवरेट क्वेश्चन, ग्रुप डी का भी फेवरेट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये क्वेश्चन ना आया तब आप लोग मुझे कहिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन 100% आएंगे। क्वेश्चन क्या कर रखा है, एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है, नहीं बता सकते एफ किधर है डी किधर है। एच ए या एफ का निकटतम पड़ोसी है। एक बात कर रखा, ए एफ के दाईं ओर तीसरा स्थान पर है। ए जो है ना एफ का दाईं ओर, एफ के दाईं ओर तीसरा स्थान पे। अब बता सकते हैं। अब कर रखा एच ए एफ का निकटतम पड़ोसी है। एच जो है ना, एच ए और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब एच यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। एच होगा इस दोनों में से, यहाँ भी एच नहीं होगा। तो एच जो भी होगा ये दोनों पोजीशन पे होगा, या तो यहाँ या तो यहाँ पर होगा। आगे पढ़िए, एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति है। अब देखिए डी तो इधर बैठेगा नहीं, क्योंकि अगर डी को बैठना पड़ेगा यहाँ तो ए होगा नहीं, तो ये तो गलत होगा। तो डी यहाँ पे बैठेगा, तब होगा एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति। अब समझिए एच यहाँ भी नहीं होगा, तब एच एक ही जगह बचा यहाँ पर। यहाँ तक बात समझ में आई। एच और जी के बीच में 3 व्यक्ति है। एच यहाँ है, जी अगर बैठाएंगे 1 2 3, जी यहाँ पे बैठेगा। इधर से बैठाएंगे तो भी यहाँ पे बैठेगा। तो एच और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठ गए हैं। सी ई के बाईं ओर दूसरा स्थान पे। अब ये सोचना है, सी जो है ना ई के बाईं ओर दूसरा, तो अगर सी को यहाँ बैठा रहे तो ई के बाईं ओर दूसरा स्थान, यहाँ तो बैठेगा नहीं क्योंकि दूसरा का पोजीशन ही नहीं बनेगा। डी के दाईं ओर तीसरा, तो डी यहाँ है, दायां इधर जाएगा, तो दाईं ओर तीसरा एच ई एफ, तो डी के दाईं ओर तीसरा एफ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, आसान वाला है सर, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। अब क्या करना है, ऑप्शन से आपको चेक करना है। आसान सा क्वेश्चन है, खुद कर सकते हैं, ठीक है। जनरेटर वह उपकरण है जो किसको किस में परिवर्तित करता है, तो वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसका मैं थ्योरी आपको दे देता हूँ, सॉरी कर रखा है 3 कोऑर्डिनेट है। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3। तो इसका केंद्रक g के बारे में पूछ रहा है। तो g का जो मान निकलता है ना, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 होता है। तो यहाँ पे कीजिए x1 2 है, x2 3 है, x3 4 है, तो 4 3 7 2 9, 9/3 कॉमा 9 5 चौक 15, 15/3, तो 9/3 3, 15/3 5, तो 3,5 इसका केंद्रक होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस उत्तर की ओर मुख करके बैठे, यहाँ पर है पी क्यू आर एस, उत्तर मतलब ऊपर की ओर होता है। एक मिनट 1 2 3 4 उत्तर की ओर, और ए बी सी डी इनका मुख, मतलब ए बी सी डी यहाँ बैठा है जो अभी लाइन खींच रही है। यहाँ पे ए बी सी डी है और यहाँ पे पी क्यू आर एस है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे। क्यू की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति बी का पड़ोसी नहीं है।
कह रखा है एस आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी एस की ओर मुंह करके बी के बगल में बैठा है, ए एक सिरे पे बैठा है, आर एक सिरे पे बैठा है। देखिए आर के बारे में कह रखा है कि वो एक सिरे पे बैठा है। एक कहानी और यहाँ कह रखा है कि एस आर के दाईं ओर दूसरा, एस जो है ना आर के दाईं ओर दूसरा, या तो ये बनेगा एस आर के दाईं ओर दूसरा, ये दोनों पैटर्न या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। लेकिन अगर ये लाइन पड़ेगा आर एक सिरे पे बैठा है, मतलब आर एक सिरा मतलब एक कॉर्नर पे बैठा है, तो आर यहाँ पे बैठेगा तो एस कहाँ बैठेगा, यहाँ। तो ये पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज लिए वो खत्म हो जाएगा, मतलब आर यहाँ बैठेगा, एस यहाँ बैठेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे, क्यों की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति बी का पड़ोसी नहीं है। कह रखा है क्यों की ओर मुख कर कर बैठा व्यक्ति जो है ना वो बी का पड़ोसी नहीं है। आगे लाइन इससे नहीं पता चल रहा है। ए एक सिरे पे बैठा है, पी और सी एक दूसरे की ओर मुख करके नहीं बैठे। कह रखा है लेकिन सी सिरे पर नहीं बैठा है। हाँ देखिए, पी और सी एक दूसरे की ओर मुख करके नहीं बैठे हैं, पी और सी। तो देखिए पी इस दोनों में से किसी एक जगह पर ही पी होगा, ठीक है। अब कह रखा है पी जो है ना एक दूसरे की ओर मुख करके नहीं बैठा है और एक सिरा पर नहीं है, तो मतलब जो भी होगा सी यहाँ पर नहीं बैठा होगा, ठीक है। तो सी इस तीनों में से एक जगह पर बैठा होगा। तो जब इस जगह पे बैठेगा तो पी यहाँ नहीं बैठेगा, तो पी कहाँ बैठेगा, यहाँ। तो पी यहाँ हो गया, तो क्यों यहाँ, सी यहाँ तो बैठेगा नहीं, ठीक है। आगे बात, अब यहाँ से आगे डी एस की ओर मुख करके बी के बगल में बैठा है। डी जो है ना एस की ओर मुख करके बी के बगल में, तो बी या तो यहाँ, बी या तो यहाँ। लेकिन एक बात समझ लिए कि सी यहाँ बैठेगा नहीं, तो सी तो यहीं पे बैठेगा ना सर, तो बी कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पर। और ए के बारे में कह रखा है तो ए तो एक सिरा पर ही बैठा है, तो ए यहाँ पर बैठेगा। क्या कह रखा है, क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर, क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है पी, और पी के सम्मुख मुख है बी, ऑप्शन नंबर 2, यही आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2460 रुपया उधार लेता है जिसे उसे 5% वार्षिक सीआई के साथ 2 वर्षों की समाप्ति तक समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ये किस्त वाला क्वेश्चन है सर। तो आपको एक बात पता होगा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, मतलब सर 20 का चीज कितना हो गया, 21। ये 21 ये आपका इंस्टॉलमेंट है। फिर समझिए, अब दूसरा का साल, ये तो पहला साल है, दूसरा साल होगा 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। ये बनाने का तरीका है। ये भी क्या है सर, इंस्टॉलमेंट। अब समझिए, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 21 यूनिट, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 441 यूनिट, जबकि दोनों जगह इंस्टॉलमेंट क्या होगा, सेम। तो सेम है नहीं तो सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 21 से 441 है तो इसको भी 441 बनाने के लिए 21 से गुना करेंगे। जब इसमें 21 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 21 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 400 प्लस 21 गुना 20, 420 नहीं 420 प्लस 400 तो इधर हो गया 820। ये 820 आपका क्या कहलाया, प्रिंसिपल। ये 820 आपका क्या कहलाया, प्रिंसिपल। अब इधर अगर हम करेंगे तो 441 प्लस 441 तो इधर हो जाएगा 882। ये 882 क्या कहलाया, अमाउंट। अगर अमाउंट पूछता तो निकाल लेते हैं, पूछेगा सीआई तो सीआई निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेंगे, जो कि आपका 62 यूनिट निकलेगा। लेकिन ये सब पूछा ही नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है 2460 रुपया उधार दिया, मतलब 820 का ही वैल्यू दे रखा है 2460। अगर अमाउंट का दे रखा रहता तो उसका वैल्यू करते, सीआई दे रखा होता तो उसका करते। तो 820 यूनिट का वैल्यू 2460, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 रुपया। लेकिन आपसे पूछा क्या, प्रत्येक किस्त की राशि, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितना है, 441 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 3 रुपया, तो 441 यूनिट का वैल्यू होगा 441 गुना 3, मतलब 1323 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, मैं काफ़ी डिटेल में आप लोगों के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लेंदी बनेगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्जी 1 मीटर में 6 कपड़ा सिलता है, तो 33.5 मीटर में कितना सिलेगा, तो 33.5 गुना 6, 201, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर देखिए 3√2 है, यहाँ √6 प्लस √3 है, तो √3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √2 + 1, ठीक है। ये √3 इसको काटेगा, √3 बार में तो ऊपर हो गया √6, रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर होगा √2 - 1 बटे √2 - 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 - 1 हो जाएगा, तो 1 ही बचेगा। तो ऊपर में फाइनली बचा √12 - √6, इसका वैल्यू हो गया √12 - √6। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं,
यहाँ पे √6 √2 कॉमन लेंगे तो √2 इसको काटेगा 2 √2 बार में, तो इधर तो हो गया 2 √6। नेक्स्ट यहाँ बचेगा √3 + 1। रेशनलाइजेशन यहाँ भी करेंगे तो √3 - 1 बटे √3 - 1, ये 2 √6 √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 √18 - 2 √6 बटे √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 होता है 2, तो ये 2 2 2 क्या हो गया, कट गया। √18 का वैल्यू होता है 3 √2 - √6, ये तो इसका वैल्यू हो गया। लेकिन इसके पहले क्या साइन लगा हुआ है, तो माइनस, तो माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर √6 हो जाएगा -3 √2, तो ये √6 ये -√6 कट गया। √12 का मतलब होता है 2 √3, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली बचा 2 √3 और यहाँ बचा -3 √2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2, ये 2 इसको काटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे बचा 3 बटे √2 - √3, लेकिन उसके साथ आगे माइनस साइन है तो ये माइनस इधर जाएगा, तो इधर बच जाएगा नेक्स्ट स्टेप में √3 - √2। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर होगा √3 + √2 बटे √3 + √2। अब इसका a² - b² तो √3 का स्क्वायर 3, 3 - 2 हो जाएगा 1, तो खाली ऊपर में बचेगा 3 √3 + 3 √2। अब देखिए यहाँ पर आंसर में क्या क्या बच रहा है, 2 √3 - 3 √2, 3 √3 + 3 √2, तो ये 3 √2 से देखिए ये दोनों का समेसन तो यहाँ जोड़ ही लिए थे, 3 √2 से 3 √2 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे बचा 3 √3 और यहाँ पे बचा 2 √3, 3 √3 + 2 √3 5 √3, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये अलग अलग मुझे इसलिए लेकर जाना पड़ा क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनाते स्क्रीन छोटा होता है, कैलकुलेशन यहाँ पर है, तो इसीलिए मैं आपको अलग अलग स्टेप करके यहाँ पर देखिए ये 2 टर्म बचा था और यहाँ पर ये 2 टर्म बचा, तो ये 3 √2 से ये 3 √2 क्या हो गया था सर, ये √6 से ये √6 कट गया था, तो बचा √12, √12 को हम लोग क्या बोलते हैं 2 √3 और इधर 3 √2 बचा, तो इसको यहाँ लिख दिए माइनस के साथ, फिर इसके साथ जोड़ दिए, आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया था, तो मेजर जेम्स रेनेल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो सरोजिनी नायडू ने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है इसका योग, तो देखिए यहाँ पर 25 से 75 का सम है, 25 से लेकर 75 तक का सम है, तो अपने मन से यहाँ पर 1 से लेकर 24 तक का सम जोड़ेंगे, जब अपने मन से जोड़ेंगे तो -1 से लेकर 24 तक का टर्म को घटाएंगे। अब देखिए 1 से लेकर 75 तक का टर्म हो गया, n प्राकृतिक संख्या का सम होता है n × n + 1/2, तो यहाँ पर है 75 × 76/2 माइनस 24 संख्याओं का योग, तो n × n + 1/2 मतलब 24 × 25/2। अब देखिए ये 2 से 12 बार में कटा, ये 2 से इसको काटेगा 38 बार में। अब देखिए यहाँ 25 यहाँ 75 है, तो 25 तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 28 × 3 सॉरी 38 × 3, तो 40 3 120, 120 में से 6 चला गया तो 114 सॉरी 114 - 12, 114 में से 12 घटाएंगे तो 102 × 25, तो 25 2 50, 25 से कम 25, तो 25 तो 50 इसका सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्यों होता है आपको पता है, n प्राकृतिक संख्या का सम होता है n × n + 1/2। ओजोन परत किससे बनी होती है, तो ओजोन परत O3 जिसका फॉर्मूला होता है ट्राइऑक्सिन, ऑप्शन नंबर 1। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया गया था उस समय वाइसराय लॉर्ड इरविन थे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए x - y का 15%, ये 1 मिनट, ये 3 से कटा 5 बार में, ये 3 से कटा 3 बार में, क्रॉस 5x - 5y, ये 3 इसके साथ होगा तो 3x + 3y, एक तरफ करेंगे 5x में से 3x गया 2x, ये -5y 3y की तरफ गया तो 8y, ये 2 से 8 कटा 4 बार में, तो x/y बराबर हो गया 4/1। अब समझिए कह रखा y x का कितना % के बराबर है, y जो है ना x का कितना % के बराबर है, तो x यहाँ पे 4 है y 1 है, y जो है ना x का कितना % के बराबर है, तो मान लेते m% के बराबर है 1, तो 4 का m% 1 है, तो m बराबर होगा 1/4, परसेंटेज निकालना है तो गुना 100, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, तो यानी जो y जो है ना x का 25% है, ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए उस समय का करंट है। क्वेश्चन नंबर 39, क्या कर रखा है, 21 महिलाएं किसी कार्य को 40 दिन में करती है, 30 पुरुष उसी कार्य को 21 दिन में करता है, 21 से 21 कट गया, ये 10 से 4 बार में, ये 10 से 3 बार में, तो यहाँ से 4 वुमेन बराबर हो गया 3 मेन। पूछ रहा मेन और वुमेन का रेशियो, तो यहाँ से मेन और वुमेन का रेशियो हो जाएगा सर 4:3,
ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ से मैन हो गया 4, वुमेन हो गया 3, तो मैन और वुमेन का रेशियो 4:3। HTTPS में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम सिक्योर होता है, एस का क्या अभिप्राय, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उस समय का करंट है, ठीक है। ऐसे भी उस समय 2019 का भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था, 17वां, इस बार 18वां है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को इतना लिखा गया, तो यहाँ पर देखिए एम के लिए है एल, यू के लिए है ए, टी के लिए एस, तो यहाँ पे डी, पहला है डी, तो डी के लिए होगा सर एफ, ठीक है। लेकिन हम उतना तो करेंगे नहीं, यहाँ देखिए CICU यहाँ पर आई है, तो इसके बारे में देखते टी। टी के लिए देखिए क्या लिखता है, टी, हाँ देखिए यहाँ पर तीसरा पोजीशन पे है टी, टी के लिए यहाँ डिनोट किया एस, यहाँ भी देखिए टी के लिए डिनोट किया एस, यहाँ पर भी सेकेंड लास्ट में टी, तो सेकेंड लास्ट में टी मतलब उसके लिए डिनोट होगा एस, एस ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसलिए होगा ना, यहाँ पर देखिए एल के बाद आता है एम, एस के बाद आता है टी, तो डी के पहले आता है सी, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, इसका 5वां पोजीशन पे एस है, ऑप्शन नंबर 3। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है ना, उसका नाम है जावा ट्रेंच, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है, तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है, तो हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रेणी का अगला पद, तो यहां से देखिए 1 से 5 गए, 1 मिनट, 1 से 5 गए 4 जोड़े, 5 से 9 गए 4 जोड़े, 9 से 13 गए 4 जोड़े, 13 से 17 गए 4 जोड़े, 17 से 21 गए 4 जोड़े, तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 25। यहाँ से देखिए 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, तो 64,25 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, समचतुर्भुजे ABCD, तो हम देखिए इसको वर्ग के रूप में ही बना देते हैं, आप इसको समचतुर्भुज समझिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है, वर्ग होता नहीं, ऐसे वर्ग भी एक प्रकार का समचतुर्भुज है, लेकिन सारे समचतुर्भुज वर्ग ये नहीं। अब क्या रखा है, इसका नाम लिख देते हैं, आपको फिगर ऐसा ही बना दिए, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होता है, टेढ़ा होता है, ठीक है। अब क्या रखा है ना, इसके जो दो विकर्ण है ना ABCD, वो बिंदु E पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपको एक बात समझिए, एंगल ECB ये एंगल दे रखा है 5A+4, 5A+4, और EBC मतलब ये वाला एंगल दे रखा है 4A+5। अब समझिए समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, वो 90 डिग्री पर विभाजित करता है, तो आप समझिए ये 90 हो गया, तो ये दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 90 के बराबर। तो 5A+4 है 9A, 5+4 9, 9A+9 बराबर 90, तो 9A बराबर 90 - 9 मतलब 81, तो A का वैल्यू निकल के आया 9 डिग्री। आपसे पूछ रहा है EBC मतलब ये एंगल पूछ रहा है, A का वैल्यू 9 पुट कर दीजिए, तो 4 गुना 9 36, 36 + 5 41, ऑप्शन नंबर 4। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है सर, देखिए 2 प्रेक्षण दे रखा है, मात्र 2, उसका समांतर माध्य, तो समांतर माध्य होगा उसका औसत A+B/2, उसी का वैल्यू 10। गुणोत्तर माध्य मतलब स्क्वायर रूट अंडर AB, उसका वैल्यू दे रखा है 5। तो यहाँ से देखिए A+B हो गया 10 गुना 2 20, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो AB बराबर होगा 25, A+B 20, AB 25। तो यहाँ से पूछ रहा है प्रेक्षणों के वर्गों का योग, प्रेक्षणों के वर्गों का योग मतलब A² + B², A² + B² होता है A+B का होल स्क्वायर माइनस 2AB, A+B का होल स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 × AB, 2 × AB मतलब 2 गुना 25, तो इधर हो गया 400, 2 गुना 25 मतलब 50, तो 400 - 50 कितना हो गया 350, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि हुआ, देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, मतलब 2 का चीज़ कितना हो गया सर 3। अब समझिए, तो इस प्रकार बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4πr², 4π कटेगा तो r², ये रेडियस का अनुपात है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात मतलब r² मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
इस प्रकार बने नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, मतलब 4 का कितना परसेंट 9 है। तो 4 का x% 9 है, तो यहाँ से x% बराबर होगा 9/4, लेकिन परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। ये 4 इसको 100 को से काटेगा, 25 बार में 25 गुना 9 हो गया सर 225%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघ से वर्षा होती है तो संताप में जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो आंसू आता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम बताइए, तो उल्का पिंड द्वारा जो निर्मित एकमात्र झील है लोनार झील, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीता नाम की एक लड़की ने कहा, रीता नाम की एक लड़की ने कहा, ठीक है, मैं उसकी माँ की बहू की बेटी हूँ। रीता नाम की एक लड़की ने कहा, मैं जो है ना उसकी, तो इसको लिखते उसकी, उसकी माँ, उसकी माँ की बहू, बहू मतलब बहू की बेटी है, बहू की बेटी है रीता। उस महिला का रीता के साथ संबंध, तो देखिए ये भी महिला और ये भी महिला, उसकी वर्ड यूज किया, तो ये बहू है तो बहू हुई होगी, तो ये इसकी माँ की बहू है, तो मतलब ये इसकी भाई की पत्नी होगी, ये इसकी भाई की पत्नी होगी। तो कह रखा है महिला का उसके साथ, तो भाई की ये क्या कहलाई, बेटी, तो भाई की बेटी कहलाई मतलब भतीजी, तो इस भतीजी का उसकी साथ संबंध बुआ का होगा, चाची का तो होगा नहीं, बुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो C8, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है सर, कर रखा है एक घनाभ है, ठीक है, थोड़ा बना देते इसको फिगर। अब कर रखा ये घनाभ है ना सर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के ऊपर एक पिरामिड बनाया गया, पिरामिड बनाया गया, घन के ऊपर क्या बनाया गया, एक पिरामिड बनाया गया है, ठीक है। तो कह रखा है ना, ठीक है, अब इस पिरामिड की जो ऊंचाई है वो घन की भुजा के 3 गुना है, तो इसका पूर्ण आयतन मतलब घन का आयतन प्लस पिरामिड का आयतन, तो घन का आयतन तो होता है सर 10 का क्यूब, क्या होता है 10 का क्यूब, मतलब 1000। आपको चाहिए इस पिरामिड का आयतन, तो पिरामिड का आयतन होता है 1/2 इंटू बेस का एरिया, इंटू बेस का एरिया इंटू हाइट, ठीक है, तो 1/3 बेस का एरिया, तो इसका 20 में क्या है सर वर्ग, तो वर्ग का भुजा 10 है तो इसका एरिया क्या होगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। हाइट मतलब ये हाइट कितना है, तो हाइट यहाँ पर दे रखा है पिरामिड की ऊंचाई घन की भुजा का 3 गुना, तो घन का भुजा 10 है तो उसका 3 गुना 30, ये 3 इस 30 को काटेगा 10 बार में, तो 100 गुना 10 हो गया 1000, मतलब इसका एरिया निकल के आया 1000, और घन का तो एरिया आपको पता ही है 1000, तो 1000 प्लस 1000 2000 सेंटीमीटर की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी एक 3 स्टार वाला या इसको 5 स्टार वाला क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टेस्ट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 2 बार हराया, इंग्लैंड को कितना बार हराया 2 बार। बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को हराया 2 बार, इंग्लैंड ने बांग्लादेश को हराया सर 2 बार, फिर दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया 2 बार, फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया 2 बार। कर रखा है किस देश को सर्वाधिक बार हार का सामना करना पड़ा, तो देखिए इंग्लैंड को 2 बार, दक्षिण अफ्रीका को 2 बार, बांग्लादेश को 2 बार, लेकिन पाकिस्तान को 2 + 2 मतलब 4 बार। सबसे ज़्यादा बार हारने वाला पाकिस्तान है, आपको पता ही है, सबसे भद्दा कंट्री है। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आप बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या था। उत्तर, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3। धनावेशित आयन को क्या कहते हैं, तो धनावेशित आयन मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज का आना, पॉजिटिव चार्ज मतलब धनायन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कों और लड़कियों के एक समूह में 12 लड़कियों के निकाले जाने पर लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 हो जाता है।
तो देखिए हम लोग लड़कों की संख्या को बॉय ही मान लेते हैं, ठीक है, और लड़कियों की संख्या को जी बोल देते हैं। लड़कों और लड़कियों में से 12 को निकाल दिया तो अनुपात होता है लड़कों और लड़कियों का 2:1। तो रेशियो ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा ये 2g-12 के साथ गुना होगा तो 2g-24। दूसरा कर रखा उसके बाद समूह में, उसके बाद कर रहा है समूह में 30 लड़कों को निकाल दिया जाता है, मतलब 20-30 बटे g-12 तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3:1 है। लड़की से लड़का का, तो लड़का से लड़की का क्या होगा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3b-90 बराबर g-12। अब देखिए b का वैल्यू कितना है 3g-24। देखिए स्क्रीन छोटा है, क्वेश्चन ही आधा पूरा का पूरा भर गया है, तो यहाँ पे b का वैल्यू 2g-24 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो 3 गुना b, तो मतलब 3 गुना 6 गर्ल -24 दिया 72 -90 बराबर g-12। ये g 6g के तरफ जाएगा तो 6g में से 5g चला गया तो 5g। अब देखिए ये -12 -72 -90 ये -12, तो 90 और 70 160 और 2 162, 162 में से 12 जाएगा तो 150। 5g का वैल्यू 150, ये 5 इस जी 150 काटेगा 30 बार में, तो यहाँ से गर्ल्स की संख्या पता चल गया 30। अब देखिए गर्ल्स की संख्या 30 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे गर्ल्स की संख्या 30 है, यहाँ पर पुट कीजिएगा तो 30 गुना 2 60, 60 में से 24 गया तो 36, बॉयज की संख्या पता चल जाएगा 36, ऑप्शन नंबर 4। देखिए कई विकासशील देशों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की वजह से प्राकृतिक संसाधनों में कमी हो रही है। भविष्य में विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि जारी नहीं रहेगी। ये कैसे करेंगे सर? प्राकृतिक संसाधनों एवं जनसंख्या वृद्धि का प्रबंधन विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर 4। अपना कंट्री को ही इसमें देख लीजिए। नीचे दिए गए त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या, तो देखिए 1 2, फिर एक इसी को गिनिएगा तो 3 4 5, फिर एक इसी को गिनिएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, फिर आधा आधा ले लीजिए 22 23 24 25 26 4 30 4 34 4 38, 38 हो गया। अब इसको देखिए 39 40 41 42 43 44, टोटल कितना हो गया 44, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा दिया जाता है? तो पवन हंस लिमिटेड, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2021 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो शिंजो आबे थे, ठीक है, ये विदेश मंत्री थे भूतपूर्व। अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है सर। कर रखा है एक वृत्त की परिधि पर 10 समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर बिंदु लिए गए हैं। मान लीजिए कि उनमें से 2 बिंदु ए और बी इस प्रकार है कि वो व्यास के 2 सिरा है, व्यास का 2 सिरा है, तो बचा हुआ 8 बिंदु, एक समान दूरी पे लेते हैं, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरीके से। आगे की कहानी, यदि इनमें से यादृच्छिक रूप से चुने गए तीनों बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, कोई भी 3 बिंदु को लेकर त्रिभुज बनाए जाते हैं, ठीक है, तो 3 बिंदु को लेकर त्रिभुज बना रहे, टोटल के गो बिंदु है 10, तो 10 गो में से 3 बिंदु को लेकर त्रिभुज बनाना है, तो टोटल के गो त्रिभुज बनेगा तो 10 से 3। टोटल डाटा को नीचे लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। प्रायिकता निकालना है इसके ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त के अंदर, ए बी व्यास वाला अर्धवृत्त के अंदर, चाहे आप ऊपर जाइए या चाहे नीचे जाइए, क्योंकि अर्धवृत्त यही बन रहा है, इसके इधर और इसके इधर के गो ट्रायंगल बनने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टोटल के गो बिंदु है सर 6 गो, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, तो 6 गो है। ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 बिंदु की आवश्यकता पड़ेगा, तो 6C3, लेकिन इस तरीके का सेम पैटर्न आपको नीचे भी फॉलो करना पड़ेगा, तो 2 6C3 बटे 10C3 वैल्यू आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो 6 का फैक्टर बटे 3 का फैक्टर इंटू 6 में से 3 गया तो 3 का फैक्टर, होल डिवाइडेड बाय यहाँ देखिए 10 का फैक्टर बटे 3 का फैक्टर
इंटू 10 में से 3 गया तो 7 का फैक्टर। अब समझिए 3 का फैक्टर से 3 का फैक्टर गया सर। अब कैलकुलेशन करना है। देखिए ऊपर में 2 गुना 6 का फैक्टर मतलब 6 गुना 5 गुना 4। अब देखिए 3 गुना 2 आएगा तो उसी को 3 का फैक्टर, ये 3 का फैक्टर, ये 3 का फैक्टर कट गया। स्टेप कम है इसलिए यहीं पर गुना कर रहे हैं। 10 का फैक्टर 7, तो देखिए 10 का मतलब होता है 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 का फैक्टर, तो 7 का फैक्टर ये 7 गया तो नीचे बचेगा 10 गुना 9 गुना 8। अब देखिए 5 गुना 2 10 इसको काटा, ठीक है, ये 4 इसको काटा 2 बार में, ये 2 इसको काटा 6 को 3 बार में, ये 3 इस 9 को काटा 3 बार में, तो मात्र बचेगा नीचे 3, तो 1/3 इसकी प्रायिकता होगी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी एक स्टार 5 स्टार क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। हमारे देश में से इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन, देखिए ये उस समय का करंट है, ठीक है, ए बी सी का रेशियो दे रखा है 2:4:6, ये कटेगा सर, और काट लेते हैं तो यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 1:2:3। ए बटा बी तो मतलब 1/2, बी बटा सी मतलब 2/3, सी बटा ए मतलब 3/1। अब देखिए नीचे 2 3 है तो यहाँ पर जाएगा 3, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे जाएगा सॉरी यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे जाएगा 6, 3 गुना 6 मतलब 18, तो 3:4:18 इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर। आपको पता होगा इतना कैलकुलेशन। दो अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के कणों के स्वतः आपस में मिश्रित होने को निरूपित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर 4। भारत इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो एशियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है? तो 67,000 मील प्रति घंटा, 67,000 मील प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी जो है ना सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया? तो कनाद, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको कराएंगे नहीं, ये क्वेश्चन में क्या करना है, बस हर ऑप्शन को आपको लेते हुए चेक करना है। तो हम आखिरी वाला खाली कर लेते हैं। डिवाइड को माइनस, प्लस तो रहेगा ही, ठीक है, माइनस को डिवाइड 5 गुना 5, ये 5 इसको काटेगा 3 बार में, 5 दिया 15, 25 में से 20 गया, 25 में से 5 गया 20, तो 20 प्लस 15 30 कर रखा, आपस में बदलना है। तो डिवाइड को करेंगे यहाँ माइनस, ठीक है, अब माइनस हो जाएगा डिवाइड, तो ये 3 25 15, 5 गुना 5 25 ना सर, यहाँ पे 5 गुना 5 25, तो 25 प्लस 20 45 आ ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4। ऐसे आपको चारों ऑप्शन चेक करते हुए ही जाना है, ऐसे कोई तरीका नहीं है। इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पंडवानी शैली से संबंधित है? तो तीजन बाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो मैक्रो रत्न को महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनी है, लेकिन मैक्रो रत्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है सर, ऑलरेडी कराए। कुछ सूती कपड़े रेशमी कपड़ा है, ये नहीं कर रखा है, कुछ सूती कपड़ा जो है ना रेशमी कपड़ा है, सभी रेशमी कपड़ा, सभी का सभी रेशमी कपड़ा ऊनी कपड़ा है, ठीक है। कोई भी ऊनी कपड़ा नायलॉन का नहीं है, कोई भी ऊनी कपड़ा नायलॉन का नहीं है। कुछ नायलॉन के कपड़े पॉलिस्टर है, कुछ नायलॉन का कपड़ा पॉलिस्टर है, चाहे वो इसको टच कर रहा होगा या नहीं। कुछ सूती कपड़े नायलॉन के बराबर है, नहीं कह सकते कि हो भी सकता नहीं भी। कोई भी रेशमी कपड़ा, कोई भी रेशमी कपड़ा नायलॉन का कपड़ा नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये इसको अंदर से टच कर रहा होगा तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुछ सूती कपड़े ऊनी कपड़े, देखिए कुछ सूती कपड़े ऊनी कपड़े, हाँ सर, क्योंकि देखिए ये इसको टच कर रहा है, तो कुछ सूती कपड़े ऊनी कपड़े हैं। केवल निष्कर्ष 3 निकल रहा है, ऐसे निष्कर्ष 2 को भी पालन करा दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि कोई रेशमी कपड़ा नायलॉन का कपड़ा नहीं है। निष्कर्ष 2 के बारे में नहीं कह सकते, हो सकता है वो अगर अंदर टच कर रहा होगा, तो इसके बारे में तो कंफर्म नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद देख लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार भारत के उच्च न्यायालय में कार्रवाई के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो अगर अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जा रहा है उच्च न्यायालय में, तो आर्टिकल 348(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा क्वेश्चन है। एक फर्म के बिजली बिल का एक भाग नियत रहता है तो उस नियत भाग को एक्स मानते हैं, और दूसरा भाग खपत की गई बिजली की यूनिट की संख्या बताता है। तो मान लेते हैं कि वाई रुपया पर यूनिट खर्चा हो रहा है, और किसी माह में वो 480 यूनिट बिजली खपत कर रहा है। तो एक यूनिट का वैल्यू वाई रुपया, तो 480 यूनिट का वैल्यू 480 इंटू वाई, और कुछ फिक्स चार्जेज है जिसकी वजह से उसका कीमत 1620 रुपया। दूसरे माह में 690 यूनिट यूज करता है और एक यूनिट का वैल्यू वाई रुपया माने तो 690 इंटू वाई, ये तो आता ही है, साथ में फिक्स चार्जेज आते एक्स, जिसका वैल्यू यहाँ 2250 है। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कटेगा, 690 में से 480 जीरो, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया 2, तो 210 वाई बराबर 0, 5 में से 2 गया 9, 22 में से 6 गया 6, तो 210 वाई का वैल्यू 630, तो ये इसको काटेगा 3 बार में, तो वाई का वैल्यू निकल के आया 3। पूछ क्या रहा है सर, यदि अगले माह में 500 यूनिट बिजली की खपत हुई तो एक यूनिट का वैल्यू हो गया 3 रुपया, तो 500 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 500 गुना 3 मतलब 1500 रुपया। अब फिक्स चार्जेस जोड़ना है, तो यहाँ पर किसी भी वैल्यू में y का वैल्यू पुट करेंगे, तो x प्लस 480 गुना 3, तो 480 गुना 3 अठतिया 24, चरतिया 12, 13 14, 1440 इज इक्वल टू 1620। ये 1440 1620 की तरफ जाके माइनस होगा तो 0, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 4 गया 1, तो 1500 रुपया तो आपका 500 यूनिट का चार्जेस हो गया, प्लस 180 रुपया फिक्स चार्जेस है, तो 1500 प्लस 180 1680, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर है 6 से 30, तो यहाँ पे क्या पैटर्न बनेगा, अगर 2 का स्क्वायर प्लस 2 करते तो 6, ठीक है, 3 का नहीं, 5 का स्क्वायर प्लस 5 करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5 करते हैं तो 30, 156 को देखेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 12 करेंगे तो 156, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर प्लस वो नंबर, अच्छा 942 को ही हम लोग तोड़ते नहीं, 2 चौका 8, क्या पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है, देखिए इसमें मुझे कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा है क्या पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 79 कह के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें हमेशा वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लोगों में प्रायः अतीत और भविष्य के बारे में सोचने की प्रवृत्ति होती, बात तो सही है, बात सब लोग अपना फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचता है, वर्तमान अतीत या भविष्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको हमेशा प्रेजेंट में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। पास्ट के बारे में सोचने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, फ्यूचर के बारे में सोचकर आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, तो आपको हमेशा अपना प्रेजेंट को अच्छा बनाना है ताकि फ्यूचर आपका खुद अच्छा बनेगा। तो धारणा 1 और 2 निहित है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये कह रखा है सभी इमारत कमरा है, सब ये हटाइए, सभी इमारत, सभी का सभी इमारत कमरा है, कोई भी कमरा टावर नहीं है, कोई भी कमरा टावर नहीं है, कुछ टावर खंबे, देखिए कुछ टावर खंबा है तो या तो ऐसे भी टच करा सकते हैं या तो कुछ टावर खंबा है ऐसे भी टच करा सकते हैं, ठीक है। तो हम तो कोई एक ही पैटर्न मान रहे, ये या तो ये, कोई भी इमारत टावर नहीं है, कोई भी इमारत टावर नहीं है, बिल्कुल सही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई भी खंबा कमरा नहीं है, कोई भी खंबा कमरा नहीं है, ठीक है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मतलब नहीं कर सकते, कोई भी खंबा इमारत नहीं है, कोई भी खंबा इमारत नहीं है, मतलब कोई भी निष्कर्ष सही होता हुआ नहीं हो रहा है, केवल निष्कर्ष ए पालन कर रहा है, कोई भी इमारत टावर नहीं है, मतलब ये एक ही डाटा को लेके चल रहा है, सभी इमारत कमरा है, सभी इमारत कमरा है, और कोई भी कमरा टावर नहीं है, कोई भी कमरा टावर नहीं है, कुछ टावर खंबा है, कुछ टावर खंबा है, तो कोई भी इमारत, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है कोई भी कमरा टावर नहीं है, मतलब यहीं पर होगा, कुछ टावर खंबे है, तो कोई भी इमारत टावर नहीं है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है सर, क्योंकि बोल ही दिया है कि सभी इमारत कमरे है और कोई भी कमरा टावर नहीं है, तो कोई भी इमारत टावर नहीं होगा, ये तो बात बिल्कुल सही है। कोई भी खंबा, ये वर्ड पे ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं दीजिएगा तो गलती होगा। कोई खंबा कमरा नहीं है, खंबा कमरा नहीं है, तो देखिए ये हो भी सकता है
या तो वो ऐसे गया होगा। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई भी खंबा कमरा नहीं है, कोई भी खंबा कमरा नहीं है। अगर इस पर चलिएगा तो नहीं, ये बात सही है, इस पर चलिएगा तो गलत है। कोई भी खंबा इमारत नहीं है, कोई भी खंबा इमारत नहीं है। तो ये भी कथन के बारे में सेम है। तो खाली निष्कर्ष 1 का रहा 100% कंफर्म, बाकी बी और सी के बारे में नहीं कर सकते। किसी परीक्षा में देखिए हिंदी 28% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% छात्र इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश है। 32% छात्र इंग्लिश में, 28% छात्र हिंदी में, 20% छात्र दोनों में फेल हुए। तो खाली हिंदी में कितना फेल हुआ, तो 28 माइनस 20% मतलब 8%। 8% छात्र ऐसे जो हिंदी में फेल हुए। 32 माइनस 20% मतलब 12%। खाली इंग्लिश में फेल होने वाले 12%। तो टोटल कितने स्टूडेंट हुए जो फेल हुए, तो 8 प्लस 20 प्लस 12, 8 प्लस 20 प्लस 12, तो 12 8 20 प्लस 20 मतलब 40% क्या हुए फेल। क्वेश्चन क्या पूछा, कितने विषय में छात्र पास हुए। अगर 40% फेल है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो 100 माइनस 40 मतलब 60% पास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंबा का निचला हिस्सा स्टील का है। एक खंबा है जिसका निचला वाला हिस्सा का रखा है स्टील का है और उसका ऊपरी हिस्सा लकड़ी का। वाह सर, इसका ऊपरी हिस्सा क्या है, लकड़ी का है, मतलब ये वाला पोर्शन तक। अब जमीन पर खंबे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर बिंदु स्थित है, ठीक है। और ए से लकड़ी के शीर्ष एस का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से यहाँ का जो उन्नयन कोण है 60 है, और स्टील के हिस्से के शीर्ष का उन्नयन कोण ये 45 है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखा है 100 मीटर, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट, अगर ये 45 है तो आपको पता है ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। इस ट्रायंगल में अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा, 100 मीटर। अब आपको पता चल गया। अब देखिए ये दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 के सामने होता है √3 यूनिट, ठीक है। और ये होता है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 मीटर, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, √3 इंटू 100 मतलब 100 √3, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल गई 100 √3। लेकिन यहाँ से यहाँ का दूरी पूछा है, तो 100 √3 में से 100 घटाएंगे, 100 √3 में से 100 घटाएंगे तो लकड़ी की लंबाई पता चलेगा। तो 100 कॉमन ले लिए तो अंदर हो गया √3 - 1। √3 का वैल्यू बोल रहा है 1.732, में से 1 घटाएंगे तो 0.732, 0.732 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 73.2 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो साइकिल सवार एक स्थान से विपरीत दिशाओं में साइकिल चलाना, एक ही स्थान है, विपरीत दिशा में जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। एक जा रहा है 14 की स्पीड से, एक जा रहा है 21 की स्पीड से। तो कह रखा है कितने समय बाद उन दोनों के बीच की दूरी 43.75 किलोमीटर होगा। तो देखिए दोनों के बीच की दूरी 43.75, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उनका स्पीड 8 होगा, तो 21 प्लस 14 मतलब 33 किलोमीटर, और ये किलोमीटर पर आवर है। तो ये जब इसको काटिएगा ना, तो ये इसको काटेगा 1.5 घंटे बाद में। कितने बार में काटेगा, 1.5 घंटा। तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1.5 घंटा मतलब 75 मिनट होता है, नहीं 1.5 घंटा बार में नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये जो भी काटेगा ना 1 घंटा 15 मिनट बार में काटेगा, मतलब 1:1/4, 1 घंटा 15 मिनट, जिसका वैल्यू 75 मिनट होता है। आप काट के चेक कर लीजिएगा, डाटा में कोई कमी नहीं है, इसको बस काटना है। नहीं काट रहे, वीडियो आप देख ही चुके हैं कि कितना लंबा बन चुका होगा वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रखा है, दिए गए ग्राफ में किसी शहर में एक सप्ताह के 7 दिनों के दौरान होने वाली वर्षा और केवल दिन के समय दौरान होने वाले प्रतिशत को दर्शाइए। ये प्रतिशत है और ये ड्यूरिंग 24 आवर। ग्राफ के आधार पर सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा, दिन में हुई वर्षा का अंतर। देखिए सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर हुआ, सबसे कम वर्षा यहाँ पर हुआ, तो इस दोनों का अंतर। तो आप देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इस दोनों के बीच का डाटा 200 से 250 के बीच में, हम इसको मान लेते हैं 225, और यहाँ पर हो रहा है तो इस दोनों के बीच में मान लेते हैं 100 से 150 के बीच में 125। एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये, देखिए एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मान लिए लगभग 125। तो इस दोनों का अंतर 225 में से 125 घटाएंगे तो 100 mm का अंतर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, किन 2 दिनों के दौरान दिन के समय सर्वाधिक वर्षा हुई। दिन के समय में सर्वाधिक वर्षा, तो देखिए एक सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर हो रहा है जो कि सोमवार है, लेकिन ये इसका परसेंटेज के साथ चलना है। अब ये भी देखिए एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कौन कहाँ पर है, हल्का हल्का सब में अंतर है, लेकिन किसी का वैल्यू दे नहीं रखा है कि बीच में कितना कितना का अंतर है। यहाँ पर इंटरवल ही किसी का सही से नहीं दे रखा है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कुछ गलती है, ठीक है। हो सकता है आंसर की में कुछ फॉल्ट हो, ठीक है। तो ऐसे अगर आप ऑप्शन से भी चलिएगा ना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देख रहे सोमवार, तो सोमवार का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे आपको इसके लिए क्लियर डाटा चाहिए।
कर रखा है 250 मोबाइल फ़ोन बनाने की कुल लागत 25 लाख रुपया। अब देखिए टोटल लागत है 25 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इस पर कर रहा है एक फ़ोन का परिवहन, एक फ़ोन का परिवहन पर खर्च होता है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो ये कितना फ़ोन का खर्चा, 250 फ़ोन का खर्चा है, तो एक फ़ोन का खर्चा कितना होगा, तो बट्टे 250, ये 250 से ये 250 कट गया तो बचा 000, मतलब 1/000, मतलब 1,000 रुपया खर्चा है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रखा है एक मोबाइल की पैकेजिंग लागत और तकनीकी लागत से कितना कम है। तो पैकेजिंग लागत कहाँ है, यहाँ पर 5%, तकनीकी लागत कितना है 15%, इस दोनों का अंतर कितना हो गया, तो 15 - 5% मतलब 10%। और अभी एक फ़ोन का 10% का भी वैल्यू निकाले थे, कितना निकल के आया 1,000, ऊपर में ही अभी जस्ट निकाले थे 10% का वैल्यू 1,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए दिए गए आरेख में वृत्त जो है ना उत्तर के सांसदों को दर्शाता है, वर्ग जो है ना 70 वर्ष से अधिक की उम्र वाले लोगों को बताता है, और त्रिभुज स्नातकोत्तर को बताता है। उतना लिखेंगे नहीं। तो कौन सा क्षेत्र शेष भारत के 70 वर्ष से कम, मतलब 70 वर्ष से कम मतलब वर्ग होना ही नहीं चाहिए, आयु वाले स्नातकोत्तर सांसद को बताता है, तो ये खाली एफ है, एफ मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या रखा है, 6 व्यक्ति है ABCDEF अलग अलग कार्यालय KLMNOP में जाते हैं, जिसमें से 3 पुरुष है और 3 महिला है। कह रखा है बी जो है ना पत्नी है, बी पत्नी है, मतलब ये वोमेन हो गई, और ये कार्यालय एन में जाती है, पुरुष वाला यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो पत्नी से पता चल गया वोमेन है। ई की पत्नी है, मतलब ई पति होगा सर। आगे कोई भी महिला कार्यालय एल या पी में नहीं करती, मतलब कोई भी महिला एल और पी में नहीं जाती है, तो महिला नहीं जाता है तो वहाँ कौन जाता है, पुरुष। अब पुरुष का कुछ होगा एल और पी। सी डी की बहन है, सी जो है ना बहन है किसकी, अब डी के बारे में हम नहीं कर सकते, लेकिन सी बहन है जो कार्यालय के में जाती है, ये लड़की हुई, ठीक है। पत्नी छोड़िए, क्या क्या लिखा है, महिला ही लिख देते इसको इधर वाले को। एफ कार्यालय है, ठीक है, एफ कार्यालय एम में कार्यरत है, एफ जो है ना कार्यालय एम, एफ जो है ना कार्यालय एम में कार्यरत है। डी जो है ना, डी के बारे में कर रखा है कि कार्यालय एल मतलब पुरुष वाला में, कोई भी पुरुष कार्यालय ओ में नहीं है, तो मतलब ओ में जा रहा होगा कोई महिला, ओ में जा रही होगी कोई महिला। तो इनमें से कार्यालय पी से कौन संबंधित है। अब देखिए एक बात है, एफ जो है ना, एफ जो है कार्यालय एम में है। अब देखिए ओ के लिए कोई महिला होगी, ठीक है। अब एक बात यहाँ देखिए, एफ जो है ना कार्यालय एम में है, एफ जो है ना कार्यालय एम में है, मतलब ई वाला में बैठा हुआ, ई जो बैठ रहा होगा वो कार्यालय पी में बैठ रहा होगा, क्योंकि एफ के लिए एम हो गया, डी के लिए एल हो गया, तो बचा हुआ एक व्यक्ति हो गई EDFBC, तो ए में बैठ रही होगा, ओ में बैठ रहा होगा ए। तो बोल रहा है इनमें से कौन कार्यालय पी में कार्य कर रहा है, तो कार्यालय पी में कार्य करने वाला व्यक्ति ई है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कर रखा है 3 तरीके से संगत है और कौन एक असंगत है। राजपथ नई दिल्ली में है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, राजघाट नई दिल्ली, मणि भवन मुंबई। तो यहाँ पर कह रखा है राजपथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कुछ कारें बस है, कुछ कार बस है, सभी रेलगाड़ी कार है, सभी का सभी रेलगाड़ी, तो अंदर में होगा रेलगाड़ी, सभी विमान रेलगाड़ियाँ। अब ऐसे नहीं बनाएंगे, नीचे से लेके जाना पड़ेगा। सभी विमान क्या है सर, रेलगाड़ी, सभी रेलगाड़ी क्या है सर, कार, और कुछ कार क्या है, बस, कुछ कार क्या है, बस, चाहे टच करा। तो सभी विमान बस है, सभी विमान बस है, नहीं कर सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ कार विमान है, देखिए कुछ कार विमान है, बिल्कुल सही है, ये बात सही है। निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिमाग लग रहा है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। 27 लाना है। हाँ देखिए यहाँ पे 7 + 4 11, 5 + 3 8, तो 11 में से 8 गया 3, 3 का क्यूब करेंगे तो 27। उसी तरीके से यहाँ देखिए 3 + 2 5, 6 5 11, 11 में से 5 गया 6, अब उस 6 का क्यूब करेंगे तो 216। तो उसी तरीके का सेम पैटर्न, तो 9 + 4 13, इसको x मान लेते तो 13 - 1 + x,
इज इक्वल टू 343 का 343 किसका क्यूब है तो 7। तो 13 में से 1 गया 12, 12 माइनस एक्स बराबर 7। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकला 12 माइनस 7 मतलब 5, मतलब यहाँ एक्स का वैल्यू 5 होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे के एल एम एन ओ पी, पी से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगे जाने की आवश्यकता नहीं। बी सी डी ई एफ जी एच छठा पोजीशन पे, एन से छठा पोजीशन एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो एन से छठा पोजीशन पे एक ही है टी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प में से दिए गए 4 खेलों में से 3 एक निश्चित तरीके से संगत है और एक असंगत है। तो फील्ड हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये तीनों सेम है। टेनिस असंगत है, इसको टेबल पे खेला जाता है, इस सबको मैदान में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल कर रखा है, कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा? तो देखिए सी ए सी ए सी ए सी ए, यहाँ पर देखिए सब में एल है, तो उसके बाद आएगा सी, तो या तो ये आएगा या तो ये, तो सी यू एल ए टी टी, यहाँ पर ई पहले आई बाद में, तो मतलब सबसे पहले आएगा कैलकुलेट, ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद आएगा 2। ठीक है, अब देखिए A1 जे के एल 30, जे 10 5 30, A1 20 31, 15 18 31। यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 99 में अभी मुझे फिलहाल कोई लॉजिक लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, अगर आपको इसका सही लॉजिक पता है तो क्वेश्चन नंबर 99 करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ के जितने भी पेपर आपको मिले होंगे काफ़ी हार्ड टाइप के क्वेश्चन मिले होंगे। मैंने जो 66 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया होगा, अगर आपने उसे अच्छे से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि एक अच्छा ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मतलब ये जो शिफ्ट का जो पेपर था ना वो काफ़ी हार्ड है। देखिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अभी अभी जो 4 महीना से रेलवे का जो करंट एग्जामिनेशन हुआ है, चाहे वो ALP का CBT 1 हो या CBT 2 हो, इसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया। मैथ, रीजनिंग, जीके का प्लेलिस्ट बना दिया गया। RRB JEE का भी मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, इसका भी प्लेलिस्ट बना है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जामिनेशन हुआ उसका भी मैंने कंप्लीट पेपर कराया है, कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। जो नहीं देखे जाकर देखिए। उसी तरीके से मैंने RPF SI और कांस्टेबल के खाली मैथ का भी कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, इस सब का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। ये इसलिए आपको देखने को बोल रहे क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। ठीक है, तो जो नहीं देखे आप उसे अच्छे से देखिएगा, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया है। देखिए बोल रहा है इसके बाद क्या होना चाहिए। देखिए 294 से 180 घटाएंगे 4, 9 में से 8 गया 114, यहाँ पे डिफरेंस है 80 का, यहाँ पे डिफरेंस है 52 का। फिर से यहाँ से डिफरेंस देखेंगे 4 3, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 28 का, तो 34 में से 28 गया तो 6, यहाँ में भी 6 घटाएंगे तो 28 में से 6 गया 22, तो 52 में से 22 गया तो 30, 48 में से 30 गया तो 48 में से 30 गया तो निकल के आएगा 18, ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमारा RRB NTPC का भी, ये कौन सा सेट था मुझे तो याद भी नहीं है, तो इस शिफ्ट का भी हम लोग सॉल्यूशन यहीं पे समाप्त करते। ये काफ़ी हार्ड शिफ्टों में से एक शिफ्ट था, तो जो नहीं देखे उसे अच्छे से देखिएगा। और NTPC का आपको पता है कि 5 जून से एग्जामिनेशन अब शुरू होने वाला, कल ही नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंट को मिल चुका होगा। ठीक है, सॉरी कल कहते मतलब परसों 2 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिला होगा। इसलिए अब से मैं डेली आपको एक शिफ्ट, कम से कम एक सेट का सॉल्यूशन जरूर कराऊंगा। और देखिए मैं कौन से सेट का सॉल्यूशन कराऊंगा ना, तो उसका एक दिन पहले मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दूंगा कि मैं इस शिफ्ट का सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट के लिए लाने वाला हूं। अगर आप लोग साथ में करना चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF अपलोड कर दूंगा, आप लोग उस सेट के सॉल्यूशन को करके आइएगा और डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। और अपने मार्क्स को आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।